हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फॉर क्लास 10th। देखिए, बहुत सिंपल सी बात कहूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। देखो, अगर आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी में खुशबू नहीं आ रही है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में लग रहा है क्या फालतू का चैप्टर सर फिजिक्स, इसमें जरा भी मन नहीं लग रहा है, तो बस आपसे एक बात कहूंगा, YouTube पे जाओ, सर्च करो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 बाय अभिषेक साहू। पूरी खुशबू आपको आ जाएगी और आपका पूरा मन लगने लगेगा। इसके बाद सर्च करना इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 बाय अभिषेक साहू। खुशबू आने के बाद सुगंधित हो उठोगे और इलेक्ट्रिसिटी में आपका मन पूरी तरह से लग जाएगा। इसी तरह से भाई जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं मुझसे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स को, वो स्टूडेंट जरूर कमेंट करें कि आपको भी खुशबू कम से कम आ चुकी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और कहूंगा कि भाई इससे पहले वाली वीडियोस में हमने रेजिस्टेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सारे टाइप का। पार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 बाय अभिषेक साहू, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6 बाय अभिषेक साहू। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको रेजिस्टेंस के लिए न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। वो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाएं। लेकिन इसके बाद हम जो है 1 घंटे 1.5 घंटे की एक क्लास और रखेंगे, जिसमें जो है काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा मैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चकाचक मस्त तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अब हम कुछ भी फालतू की बात करेंगे तो वो फालतू की बात उससे जुड़ी होगी। ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो है एक बेस्ट तैयार हो, आपका एक मेंटेलिटी, एक सही मेंटेलिटी बने। ठीक है ना? तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा और उन दोनों ऑप्शन को आपको जो है ना अपनी अपनी साइड से कुछ चीजें प्रोवाइड करनी है। कुछ चीजें क्या प्रोवाइड करनी है भाई? एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव मार्क्स आपको देने हैं। ठीक है ना? चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपका आंसर विद इन अ सेकंड आना चाहिए। ठीक है? चलो मैं कहता हूं एक को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव देना है आपको। मैंने कहा भगवान रावण, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव? सर राम जी को पॉजिटिव, रावण जी को नेगेटिव। ठीक है? मैंने कहा आपसे फैमिली और पड़ोसी, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव दे दिया। ठीक है? चलो मैंने कहा आपसे गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, तो आपने कहा सर गुड कंडक्टर को पॉजिटिव देंगे जबकि बैड कंडक्टर को नेगेटिव देंगे। मैं आपसे कहता हूं बैड कंडक्टर कुछ होता है क्या? तो सर बैड कंडक्टर वो होता है जो है ना करंट को फ्लो ना करने दे। बैड कंडक्टर वो होता है जो जो है हीट को फ्लो ना होने दे। तो बैड कंडक्टर का सच में बैड होता है? उसको हम एक्चुअली में पुअर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर। ठीक है ना? तो पुअर कंडक्टर को हम बैड कंडक्टर कह देते हैं। लेकिन क्या वो सच में उतना बैड होता है जितना आपने सोच के रख लिया? मैंने आपसे कहा कि ये बताओ कि बैड कंडक्टर क्या वो अच्छा है बेकार है? तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी, सर वो तो बेकार है। 99% स्टूडेंट सोचेंगे सर वो तो बेकार है, लेकिन वो बेकार नहीं है। इस दुनिया में, इस नेचर का एक नियम सुनो, इस नेचर में जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा है अगर हम उसको अच्छे नजरिए से देखें। ठीक है ना? बोला सर तो बैड कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर कैसे अच्छा है? अच्छा एक बात बताओ कि पुअर कंडक्टर जो होता है वो हीट को फ्लो नहीं करने देता। ठीक है? अब मान लो आपने जो है अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि प्लास्टिक की कढ़ाई में सब्जी बनाओगे तो बन जाएगी क्या? नहीं। तो बोला सर वो तो बैड कंडक्टर, बैड है, बेकार है वो तो। लेकिन अगर आप मान लो कढ़ाई में सब्जी बना रहे हो या फिर आप प्रेशर कुकर में कुछ चीज बना रहे हो, अब कुकर पूरा गर्म हो गया। ठीक है? अब उस पर क्या लगा होता है? प्लास्टिक का हैंडल, प्लास्टिक जो कि पुअर कंडक्टर है, जिसके लिए आपके दिमाग में कितनी बेकार इमेज, बोला सर वो तो खराब है। ठीक है ना? लेकिन अगर वो प्लास्टिक का हैंडल नहीं होगा तो हम उसको कैसे पकड़ के उठा पाएंगे? सर हम तो जो कपड़े से पकड़ के उठा लेते हैं। तो कपड़ा क्या गुड कंडक्टर है? कपड़ा भी तो बैड कंडक्टर है। ठीक है ना? तो इस दुनिया के अंदर, इस नेचर में जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको नाम रख देते हैं। ठीक है ना? हीट को फ्लो नहीं होने देता तो हमने कह दिया बैड कंडक्टर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बैड कंडक्टर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि बैड कंडक्टर के लिए आपके मन में एक बैड इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना? चलो अब मैंने आपसे एक चीज सिखाई थी। ठीक है? तो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बैड कंडक्टर वो है क्योंकि वो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता। लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग में एक बैड इमेज बननी चाहिए क्या? सर नहीं, वो तो कितना अच्छा है, हमें जलने से बचाता है। अगर जैसे मान लो प्लायर जो होते हैं, जिसको आप प्लास कह देते हैं, अगर वायर को कट करना है हमें और अगर वो पूरा लोहे का हो तो करंट ना आ जाएगा। इसके लिए उसके ऊपर क्या लगा होता है? एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है ताकि जो है ना हमारे हाथ में करंट ना आए। समझ गए? तो समझ गए ना? तो हर चीज दुनिया में अच्छी है। ठीक? नाउ इसके बाद बात करते हैं कि एक बात बताओ, रेजिस्टेंस को आप जैसे देखते हो कि रेजिस्टेंस मतलब करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट।
तो जैसे आपने रेजिस्टेंस के बारे में सुना, आपने कहा सर उसको तो जो है ना नेगेटिव साइन दे दो, वो तो बहुत बेकार है, ठीक है ना, मतलब करंट के रास्ते में रुकावट बन जाती है, कितनी बेकार है, नहीं तो हमारा करंट क्या मस्ती से फ्लो होता, कोई लॉस ना होता। समझ गए? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मतलब करंट रेजिस्टेंस किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव देने का मन करता है? बोलो, पॉजिटिव करंट को, रेजिस्टेंस रुकावट को नेगेटिव, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट के रास्ते की रुकावट, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक कुछ साइन असाइन कर लेता है कि इसको दे दो पॉजिटिव, इसको दे दो नेगेटिव। चलो अब मैं मान लो आपसे पूछ लेता हूं, भाई कोई राइट में जा रहा है कोई लेफ्ट में जा रहा है, तो राइट वाले को कौन सा दोगे? सर पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को कौन सा नेगेटिव। ये हमारा दिमाग में ऑटोमेटिक फीचर है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यही चीज हमारे काम आने वाली है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि ये हमारे पास जो एक कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे चार्जेस हैं, क्या? बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, ठीक है। मान लो ये है, 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 ठीक है, बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं। अब ये जो चार्ज है ये लगा दी हमने बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये वाले जो चार्जेस हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वाले चार्जेस यहां से यहां जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने बैटरी ने कुछ एनर्जी दी, क्या दी? बैटरी ने कुछ एनर्जी दी, ये बैटरी ने एनर्जी दी और इस एनर्जी के बाद जो है ना इन फ्री चार्जेस को एनर्जी मिली और ये यहां पे मोशन कर गए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर इसके रास्ते में जो है ना ये बाकी के चार्ज, जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये चार्जेस आपस में टकराएंगे, ठीक है ना। ये चार्जेस क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? क्योंकि देखो इनके अंदर जो फ्री चार्जेस हैं या बाकी के जो एटम आयन हैं उनको थर्मल एनर्जी मिल रही है, क्या? जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके कारण इनको एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे ऐसे ऐसे हिलने लगे हैं, ये चार्जेस यहां से निकलना चाहते हैं, तो आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे। टकराने का मतलब कोलिजन होगा, ठीक है। तो जो एनर्जी इसको मिली थी, अगर ये एनर्जी टकराने में खर्च ना होती तो ये बहुत थोड़े से टाइम में यहां पहुंच जाता। लेकिन क्या हुआ कि बैटरी ने जो एनर्जी इसको दी, रेजिस्टेंस के कारण ये एनर्जी जो है ना टकराने में और ज्यादा खत्म हो गई। तो अब बताओ रेजिस्टेंस बेकार है अच्छी? आपने कहा सर बोलो बहुत बेकार है, अगर रेजिस्टेंस ना होती तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी यूजफुल एनर्जी होती। लेकिन क्या हुआ कि अब जो टकराने में खत्म हो गई तो उससे एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। समझ गए? तो हमारे दिमाग में अब फिर से एक इमेज बन गई, सर रेजिस्टेंस बेकार है। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के रास्ते की रुकावट। अगर इसके रास्ते में रुकावट ना आती तो ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच जाता विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। तो सर रेजिस्टेंस बेकार है। अब मान लो मैंने आपसे कह दिया कि ये मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब जो है 2 एम्पियर करंट इसको चाहिए, कितना? 2 एम्पियर करंट। अब मान लो कि यहां से जो है 100 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना? 100 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये पूरा 100 एम्पियर करंट यहां पे चला गया तो क्या हो जाएगा? ये बल्ब फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। समझ लो, इसी तरह से एसी लगी हुई है, हाई वोल्टेज आएगा तो हाई करंट आएगा तो जो है ना डिवाइसेस में जाएगा, डिवाइसेस खराब हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? ज्यादा करंट आ रहा है ना, तो उस करंट को कम करना है, मतलब करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करनी है। ये रुकावट पैदा करनी है मतलब करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस पैदा करनी है, और इस रेजिस्टेंस पैदा करनी है दैट मींस क्या हो गई कि अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस, जो 100 एम्पियर करंट को रोक देगी और यहाँ पर सिर्फ 2 एम्पियर करंट जाने देगी। तो अब मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस अच्छी है या बेकार है? सर रेजिस्टेंस ने कितना अच्छा काम कर दिया, हमारे घर की एसी को, कूलर को, फ्रिज को, बल्ब को, सबको खराब होने से बचा दिया। तो रेजिस्टेंस अच्छी या बेकार? सर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी। समझ गए? तो रेजिस्टेंस ठीक वैसे ही काम करती है जैसे गाड़ी में ब्रेक। अगर गाड़ी में ब्रेक ना होंगे तो फिर गाड़ी सही तरीके चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी ना। मतलब चलती चली जा रही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, जहां रोकना वहां रुकेगी नहीं, तो जहां ठुकना नहीं है वहां ठुक जाएगी। इसी तरह से अगर करंट को रोकना है, करंट को कंट्रोल्ड वे में रोकना है, करंट को ठीक तरीके से रोकना है, तो वहां किसकी जरूरत होगी? वहां रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। तो अब बताओ रेजिस्टेंस अच्छी या बेकार? तो रेजिस्टेंस बहुत अच्छी। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रेजिस्टेंस को देखते हैं, कहां पर हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, वहीं पर हम रेजिस्टेंस के लिए डिसाइड करेंगे ये अच्छी है या बेकार है। ठीक है। अच्छा, अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाए, हमारा टॉपिक ही चल रहा है ये, अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर क्या होता है? अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर क्या होता है?
ये चीज हम पता करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ठीक है। अब देखना कि इसमें जो है ना रैंडम मोशन हो रहा है, मतलब इधर उधर सारे चार्जेस इधर से उधर भाग रहे हैं। इमेजिन करो कि ये सारे के सारे चार्जेस आपस में, आंखें बंद करके इमेजिन करो, ऐसा नहीं करेंगे, आंखें बंद करके इमेजिन करो, कसम है आपको, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो। देखो सोचो कि ये कंडक्टर है मेरे पास, सोचो ये कंडक्टर है मेरे पास, इसमें बहुत सारे चार्जेस रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, और ये वाला चार्ज यहां से लेके यहां तक जाना चाहता है, ठीक है। अब वो चार्ज मेरी साइड मत देखना, देख रहे हो, देखो अब जैसे मान लो कि ये वाला चार्ज यहां से यहां जाना चाहता है और बाकी सारे चार्जेस रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो जरा इमेजिन करके देखो क्या ये चार्ज यहां से लेके यहां तक आसानी से आ पाएगा? नहीं, ये टकराएगा दूसरे के साथ, कोलाइड करेगा दूसरे के साथ, यानी कि इस तरह से स्ट्राइक किया। जब कोई भी दो चीज टकराती हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। हीट वहां निकलती है, फ्रिक्शन जहां जहां होगा वहां वहां हीट निकलेगी, वहां क्या होगा? हीट निकलेगी। आप जिस दीवार के पास बैठे हो, अपना हाथ लो, जोर से उस दीवार पे मार दो, फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा, दीवार पे मारा, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, आपका हाथ गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो मतलब समझ में आ गया कि हीट निकल रही है, ठीक है। इसी तरह से एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस होती ही होती है, कोलिजन होता ही होता है, तो फ्रिक्शन होता ही होता है, मतलब घिसना होता ही होता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन है तो हीट निकलेगी ही निकलेगी। अगर यहां से हीट निकल रही है, अगर यहां से हीट निकल रही है तो उसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि करंट जब जब फ्लो हो रहा है तब तब उस कंडक्टर में से हीट निकल रही है। ये क्यों हीट निकल रही है? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके अंदर रुकावट है, क्योंकि उसके अंदर कोलिजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जब फ्लो होता है तो हमारा कोई भी कंडक्टर हीट हो जाता है, हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन और जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ गए? तो इसी चीज को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट कौन शो कर रहा है? बोला करंट, कंडक्टर, किसके कारण से? रेजिस्टेंस के कारण से, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस खराब या अच्छी? बोला सर खराब। क्यों खराब? क्योंकि जो हीट यहां से निकली उस हीट को हमने यूटिलाइज नहीं कर पाया। अगर जो हीट इस कंडक्टर में से निकले उस हीट को हम अपनी यूजफुल बना दें, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लें, तो फिर ये हीट अच्छी है, तो फिर ये रुकावट अच्छी है, तो फिर ये हीटिंग इफेक्ट अच्छा है। अगर ये हीट जो है एटमॉस्फेयर में जो है चली जाए तो फिर इस हीट से हमें कोई भी फायदा नहीं है, तो फिर ये हीट क्या हो जाएगी? तो फिर ये हीट लॉस हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। जब हमें पता है कि सर इस तरह से जो है ना हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो हीट लॉस हो जा रही है, लेकिन हम अगर कुछ ऐसी टेक्निक बना दें, हम कुछ ऐसी सिचुएशन बना दें कि जो हीट इस कंडक्टर में से निकल रही है उस हीट को हम कैप्चर कर लें अपने यूज के लिए, तो फिर इस हीटिंग इफेक्ट से हम कुछ डिवाइसेस बना सकते हैं, हम कुछ डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे एक इमर्सन रॉड की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इमर्सन रॉड की। इमर्सन रॉड का मतलब होता है जो इमर्स मतलब डुबाना, इमर्सन रॉड मतलब जो पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती हैं हम उसको बोलते हैं इमर्शन रॉड। जो पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती हैं हम उसको बोलते हैं इमर्शन रॉड, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है। पहली चीज देखना कि मैंने कहा कि ये इस तरह की रॉड होती है, यहाँ पर जो चिप वगैरह होती है, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है वो सब कुछ यहाँ होता है, ठीक है ना। इसके बाद मतलब ये यहाँ पे प्लास्टिक का कुछ हैंडल लगा होता है, ठीक है। ऊपर से एक वायर आ रहा होता है जिसपे जो है करंट होता है, ठीक। नीचे क्या होता है? कुछ इस तरह का सिस्टम, ये इस तरह की हमारे पास रॉड होती है, ठीक है। होती नहीं होती इस तरह की? बोला सर होती है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि मान लो करंट यहां से आया, करंट इसमें आएगा, करंट इसमें आएगा। अब करंट इसमें आएगा ना, ये पहली चीज किसकी बनी होती है? तो ये कंडक्टर, मतलब ये मेटल नहीं होता, ये होता है अलॉय। क्या होता है? अलॉय, ठीक है। ये कौन सा अलॉय हो सकता है? ये कांस्टेंटन मैंगनीन या फिर नाइक्रोम वायर की हो सकती है। किसकी? कांस्टेंटन मैंगनीन या फिर नाइक्रोम वायर, ठीक है ना। ये अलॉय की खासियत क्या होती है? हमने पढ़ा है कि अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है, अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये सबसे
मतलब ये मेटल से ज्यादा होती है, मतलब अलॉय मेटल की कंपैरिजन में ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा हीटिंग तो हमारा पानी ज्यादा गर्म होगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या कहा कि यहां से करंट आया और इस अलॉय वायर में से पास होगा। अलॉय वायर में भी क्या है, अलॉय वायर भी जो है ना इस तरह से इसके अंदर ज्यादा कोलिजन वगैरह होगा, इसके अंदर जो है ना ज्यादा कोई भी जो चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे वो ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, ज्यादा वाइब्रेशन होगा, तो ज्यादा टकराएंगे, यानी कि अलॉय के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, जिसके कारण से ये जो है ये हीट हो जाता है। अगर इसकी हीट एटमॉस्फेयर में चली जाए तो ये हीट लॉस हो गई। लेकिन अगर इसकी हीट को हम पानी में, इसकी हीट निकली, हमने इसको जो है ना पानी में कैप्चर कर लिया, पानी ने इसकी हीट को अपने पास ले लिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमने इस हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज कर लिया और एक डिवाइस बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है। क्या है हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन? क्या है? इमर्शन रॉड, ठीक है। इमर्शन रॉड में क्या होता है, इमर्शन रॉड में जब कोई करंट मतलब जब कोई करंट फ्लो होता है तो उस करंट के रास्ते में आने वाली रेजिस्टेंस के कारण से जो है हीटिंग होती है, और उस हीटिंग को हम पानी के फॉर्म में कैप्चर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और दिस इज तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट की एक क्या है, एप्लीकेशन है। अब हमारा सवाल शायद आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा, है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अगर ये जो रॉड है ये इस तरह के इसमें टर्न्स ना होते, और ये जो रॉड है, या फिर आपने कई बार रॉड ऐसी भी देखी होगी, ठीक है ना, इस तरह की रॉड आपने देखी होगी कई बार, ये हीटिंग रॉड आपने कई बार इस तरह की देखी होगी। क्या आपने सोचा है कि जो हीटिंग रॉड हमारी होती हैं इसमें इस तरह के टर्न्स क्यों होते हैं, ये अंटे मतलब ये घुमाव क्यों लगे होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आपने कभी नहीं सोचा कि ये रॉड अगर सीधी होती तो क्या होता? नहीं सोचा ना, अब सोच लो। तो क्या होता, देखो कि अगर ये रॉड, देखो आपको पता है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर, है ना। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, समझ गए। तो अगर मान लो कि अगर आपको जो है ना एक बड़ा वायर चाहिए, क्या, एक बड़ा कंडक्टर, तो आपके पास दो तरीके हैं कि एक रॉड को जो है ना इतनी बड़ी बना दो, इतनी बड़ी, ठीक है, या फिर आपके पास एक और तरीका है कि इतने ही बड़े वायर को घुमा दो। तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि इतने बड़ा वायर है मेरे पास, कहां चला गया, मेरे पास को वायर नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अगर आप इतने बड़े, कुछ दिख रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं वायर दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो चलो ये एक वायर है, अगर मेरे पास ये एक वायर है, अगर मेरे पास ये ऐसा है, ठीक है ना। अब अगर मैं एक काम करूं, बोले यहां से इसको टर्न्स लगाते चले जाऊं, ठीक है, इस तरह से इसमें अंटे लगाते चले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, ये वायर छोटा हो जाएगा ना, मतलब कम लेंथ में, कम एरिया में उतनी लेंथ आ गई। बात समझ गए ना। इसलिए इसको जो है ना, इसलिए इसकी जो है ना इस इमर्शन रॉड में टर्न्स लगा जाते हैं। क्यों लगा जाते हैं? क्योंकि जो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हमें लेंथ भी ज्यादा चाहिए पड़ेगी। लेकिन अगर लेंथ अगर सीधे में ज्यादा बड़ी हो गई तो हमारी रॉड डूबेगी कैसे, ठीक है। इसलिए इसमें टर्न्स लगा जाते हैं, क्योंकि ताकि इसके पास बड़ा वायर भी हो और जो है लेंथ भी ये मतलब जगह भी कम ले। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा इमर्शन रॉड का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन है जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब में से कौन सा बल्ब? इनकैंडेसेंट बल्ब, मतलब जो आपको जो येलो लाइट देता है उसको हम इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। मतलब जो 100 वाट के जो बल्ब होते हैं येलो कलर की लाइट देते हैं, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास एक बल्ब है, इसके अंदर आप जानते हैं एक फिलामेंट लगा होता है। क्या लगा होता है? एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है ना। चलिए ओके, लो अच्छा बना दे इसको सुंदर सा। जहां तक मैं पूरा विश्वास है सुंदर तो हम नहीं बना पाएंगे इसको, ठीक है। पहले से तो अच्छा लग रहा होगा ना। अब देखो ये क्या हमारे पास, ये एक फिलामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? बोला सर हम जानते हैं फिलामेंट कहते हैं इसको, फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन जो कि एक मेटल होता है, क्लियर है, ठीक है। अब इस टंगस्टन का जो टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। मतलब अगर आप इसको 3500 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे, 3500 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये मेल्ट नहीं होगा। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर देने तक, इतना ज्यादा अगर उसमें हीटिंग दे दी जाए तो ये मेल्ट नहीं होता,
समझ गए? तो इसमें इनकैंडेसेंट बल्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि मान लो भाई इसमें जो है करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होगा तो इस फिलामेंट में जाएगा, फिलामेंट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो फिलामेंट में यानी कि टंगस्टन में करंट फ्लो होगा तो इसमें जो है ना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, इसमें जो है ना हीटिंग होगी, क्या होगी? हीटिंग होगी, ज्यादा हीटिंग होगी, तो ये भाई ज्यादा हीट होने से ये चमकने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये चमकने लगेगा। बोला सर ऐसे कोई चीज चमकती है क्या? हाँ, कभी ऐसे मान लो आप अगर रोड पे से निकल रहे हो तो जो लोहे का काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो लोहे को ठोकते हैं, है ना, हीटिंग करते हैं, तो लोहा कैसे चमक जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये जो फिलामेंट है ये चमकने लगता है, इसमें हीटिंग होने लगती है। समझ गए बात को? तो अब क्या होता है कि भाई इस बल्ब के अंदर जो कांच की बॉडी होती है उसके अंदर जो है ना एक नॉन रिएक्टिव गैस भरी जाती है। क्या? नॉन रिएक्टिव गैस, जैसे कि आर्गन, ठीक है। आर्गन गैस क्या होती है? इस हीट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ये नोबल गैसेस होती हैं। कैसे होती है? नोबल गैसेस, अनरिएक्टिव गैसेस, ठीक है ना। तो देखो इनर्ट गैसेस भी हम इसको कहते हैं। तो हीटिंग होगी, अब ये आर्गन गैस इसके अंदर भरी है तो हीट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन होती तो आग लग जाती है इसके अंदर, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हीट के साथ रिएक्ट कर जाती, आग लग जाती है, इसमें खराब हो जाता हमारा बल्ब। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें भी जो है करंट जाएगा, जो है रेजिस्टेंस होगी, ये इस तरह से टकराएंगे आपस में, दूसरे से टकराएंगे तो फिर क्या होगा कि हीटिंग के कारण चमक जाएगा तो जल जाएगा। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी क्या है? वो भी हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। क्या है? हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। क्लियर है? नाउ अब एक और देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल और, ठीक है, जो कि हमसे पूछा जाता है। नाउ देखना, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने जो है इस तरह का जो है इमेज जरूर देखी होगी अपने घर के, मतलब कुछ नहीं तो अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज आपने कई बार देखा होगा टीवी में, तो कम से कम देखा होगा, या फिर आपके घर के बाहर ही लगा होगा जहां पे आपका मीटर लगा होता है, ठीक है ना, जहां पे मेन बोर्ड लगा होता है वहां पे देखना ये इस तरह के फ्यूज होते हैं, है ना। जैसे हम इस फ्यूज को हटाते हैं यहां से, जैसे हमने कटआउट हटाया, फ्यूज हटाया, वैसे क्या हो जाएगा? लाइट चली जाएगी पूरे घर की। ये कैसे होता है? तो देखो क्या होता है इस फ्यूज में, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वहां पर एक वायर होता है पतला सा, यहां पे एक वायर लगा होता है पतला सा, ठीक है ना, एक थिन वायर लगा होता है जो कि मेनली लेड या फिर लेड और टिन का बना होता है, जिसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? जिसका एक स्पेशल मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब देखो ये किस काम में आता है? ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किस काम में आता है? तो ये इस काम में आता है कि मान लो कि हमारे घर की जो लाइन गई है, जिसमें जो है काफी सारे डिवाइसेस लगे हैं, मान लो ये भाई फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये फैन लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आपके जो है ना, यहाँ पर एसी लगी हुई है, यहाँ पर आपका कूलर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जो है आपकी जो लाइट है वो ऑब्वियस सी बात है जहां पे आपका मीटर होता है वहीं से आती है, ठीक है ना, जहां पे मेन बोर्ड है वहीं से घर के अंदर आती है। समझ गए? तो अब देखो, अब इन डिवाइसेस की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है। समझ गए? इन डिवाइसेस में एक फिक्स करंट आ सकता है। अगर कोई भी करंट फिक्स करंट से ज्यादा आ जाएगा तो हमारे ये डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब वोल्टेज ज्यादा आता है, क्योंकि देखो वोल्टेज ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी ज्यादा आएगा, तो जब वोल्टेज ज्यादा आता है तो ये डिवाइसेस खराब होने का चांसेस होते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं। क्या होता है? करंट को सबसे पहले, बात सुनो मेरी, करंट को सबसे पहले किससे पास होना होता है? मतलब करंट सबसे पहले फ्यूज से पास होता है। कहां से? फ्यूज से पास होता है। मान लो कि करंट, जैसे मान लो कि पहले इसमें आया, फिर ये फ्यूज के वायर से होते हुए यहां आएगा। एक बार सुनो, ये करंट जो है मेन लाइन, कहां से? मेन लाइन। एक बार मैं कैमरे को देख लूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखो, अच्छा बहुत है, अभी तो बहुत है, देखो, ठीक है, देखना। अब देखो यहां पर मैं आपको एक बार और बताऊं, मैंने कहा ये देखो यहां पे अपनी डीपी लगी हुई है, ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन बाहर से जो है ये अपनी मेन सप्लाई है, यहां से करंट आया और मान लो पहले करंट यहां से होते हुए इसमें से पास हो रहा है, ठीक है। मान लेना कि इस वायर से करंट को पास होना है, ठीक है। अब इस वायर का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, कि अगर थोड़ा सा भी जो है इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायर बीच में से टूट जाएगा, और बीच में टूट जाएगा तो फिर इस पूरे सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हम बोलेंगे लाइट चलेगी, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, देखो आप जानते हो कि जब करंट फ्लो होता है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होती है, तो फिर वहां पे हीटिंग भी होती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर एक फिक्स करंट आधा चला जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि जैसे ही करंट एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ा, मान लो आपके घर की जो सर्किट है उसमें जो है ना 6 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो है अचानक से जो है वोल्टेज बहुत तेज हो गया,
कभी कभी हो जाता है ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ठीक है। और इसमें आ गया भाई 10 एम्पियर करंट, कितना 10 एम्पियर करंट। अब मान लो 10 एम्पियर करंट अगर पूरे सर्किट में जाएगा तो छोटे छोटे सारे डिवाइसेस खराब हो जाएंगे आपके। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, फ्यूज लगाया जाता है। देखो ये फ्यूज बनाया गया 6 एम्पियर के लिए, अगर 10 एम्पियर करंट जाएगा तो हीटिंग होगी, हीटिंग होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, हीटिंग होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा हीटिंग होगी, ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा तो फिर जो है ना ये करंट इसमें नहीं जा पाएगा। क्यों, सर्किट टूट गई, ये करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई ये फ्यूज वायर ने हमारे सारे डिवाइसेस को खराब होने से बचा लिया। अदरवाइज अगर 10 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो जाता तो फिर क्या हो जाता, ये सारे के सारे डिवाइसेस खराब हो जाते। एक बार फिर सुन लो, मेन सप्लाई से करंट आया, अगर ये करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा कि हमारे जो है डिवाइसेस अगर उसको झेल नहीं पाएंगे, तो जो फ्यूज वायर होता है क्या होता है, ये एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट के लिए तैयार किया जाता है लेड एंड टिन से। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है ना ये फिक्स मेल्टिंग पॉइंट के लिए तैयार किया गया, करंट ज्यादा हो, करंट ज्यादा होने से हीटिंग बढ़ जाएगी, हीटिंग बढ़ जाने से ये अपने आप उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने पर ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ पाई? चलिए भाई, ठीक है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, बाकी काफी सारे एप्लीकेशन जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें भी करंट फ्लो होता है, तो जो है ना वो गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो फिर वो वहां से जो है अपने कपड़ों को गर्म कर देती है। अब बात करते हैं इसके कुछ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसका फॉर्मूला वगैरह किस तरह से डिराइव करते हैं उस चीज को जानते हैं, ठीक है। देखना, हीट, हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो भी काम हमें करना है वो हीट के रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा, तो देखो मैंने कहा हीट, हीट को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। और एनर्जी ही क्या होती है, वर्क होती है ना। क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं, अपनी एनर्जी। जब हम वर्क करते हैं तो हम क्या दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं। तो हीट का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। क्या कहा मैंने, एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। और हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो मैंने कहा यहां से ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो है कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट फ्लो कौन करवा रहा है, ये करंट फ्लो करवा रही है बैटरी, ठीक है। क्योंकि बैटरी क्या सप्लाई करती है, बोले बैटरी सप्लाई करती है एनर्जी, ताकि ये चार्जेस यहां से यहां तक सर्कुलेट हो जाएं। बैटरी चार्जेस नहीं देती, मैंने आपको बताया हुआ है, बैटरी क्या देती है, बैटरी देती है एनर्जी, ताकि ये चार्जेस यहां से यहां तक फ्लो हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि एक चीज बताओ कि इस बैटरी ने कितनी एनर्जी दी होगी। देखो मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, है ना, क्योंकि बैटरी की एनर्जी दी, एनर्जी के कारण जो है हीटिंग वगैरह, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूं, एनर्जी मतलब वर्क। तो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं या फिर वर्क का फॉर्मूला लगाऊं या फिर हीटिंग का लगाऊं, ये तीनों चीजें एक ही हैं। क्लियर है नाउ। देखो मैंने कहा कि ये जो बैटरी है ये कुछ वर्क करती है, यानी कुछ एनर्जी देती है। बोला कैसे पता, देखना इस बैटरी का पोटेंशियल कितना, B। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा, समझ गए ना। देखो इस बैटरी ने क्या किया, बोला इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, इस V पोटेंशियल डिफरेंस से ये जो चार्ज Q है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता है। तो चार्ज को मूव कराने में बैटरी ने वर्क किया नहीं किया, बोला किया। एक बार फिर देखो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, इस बैटरी का पोटेंशियल V, ठीक है। इसने क्या किया, बोले इसको एनर्जी दी, मतलब चार्ज Q, ये चार्ज Q यहां से यहां पहुंचा, इसका मतलब इसने क्या किया, वर्क किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, V इज इक्वल W अपॉन Q। तो इसका मतलब है कि बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने वर्क किया पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करके इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सप्लाई कर दिया। क्या बोलोगे, बैटरी ने कितना वर्क किया, तो कितना वर्क किया, वर्क डन इज इक्वल टू जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने अप्लाई किया और कितना जो है ना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया। मान लो अगर ये पूरा का पूरा जो वर्क है बैटरी का वो हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, किसमें, पूरा का पूरा वर्क अगर हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको यहां से लिख सकते हो, इफ कंप्लीट वर्क, आप ऐसे लिखो, इफ होल वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू हीट, ठीक है। तो मैं इसको हीट को मैंने क्या लिख दिया, H। क्लियर है, बात समझ गए, ठीक है। तो देखो H का फॉर्मूला क्या आ गया, B इंटू Q। अगर पूरा का पूरा जो वर्क है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको वर्क को भी हीट लिख सकते हैं, ठीक है। देखना आप ध्यान से, देखो B इज इक्वल टू क्या होता है, IR बाय ओम्स लॉ।
Q की जगह हम क्या लिखते हैं, IT। बोला सर हमें तो याद नहीं है, अब देखो याद आ जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मतलब Q अपॉन टी। तो Q का फॉर्मूला क्या आ गया, I इंटू टी। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो यहाँ पे I स्क्वायर आर टी। क्या आ गया, I स्क्वायर आर टी। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो देखो करंट जो हीटिंग का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। स्मॉल बना दो कैपिटल बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, जबकि करंट का एक मतलब हीटिंग का एक दूसरा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। कहां से, मान लो हमारे पास ये रही एक इक्वेशन नंबर, चलो ठीक है यहीं से बना सकते हैं। देखो ये H, I को क्या लिख सकते हैं अपन, I को लिख सकते हैं, देखो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर। तो हम I को क्या लिख सकते हैं, B अपॉन आर लिख सकते हैं ना। तो देखो हमने क्या लिखा, I को लिखा B अपॉन आर। ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये R को जैसा कैसा, T को जैसा कैसा का। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा। तो क्या बोलोगे कि हीटिंग का जो फॉर्मूला आ गया वो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी होता है B स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। बात समझ गए, ये हमारे पास हीटिंग के यानी कि एनर्जी के ये हमारे पास दो दो फॉर्मूले हो गए, और ये अच्छी बात है। ठीक है ना, मान लो अगर कभी जरूरत पड़ जाए सीरीज और पैरेलल में कौन सा लगाना है, तो इसको लगा देना सीरीज में। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो इसको लगा सकते हो पैरेलल में। दोनों को हम दोनों में लगा सकते हैं, ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं हुई। अगर हमारे पास वैल्यूज दी हैं तो हम दोनों को, इसको भी सीरीज में लगा सकते हैं, इसको भी पैरेलल में लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना दिखे तो ये हमेशा सीरीज के लिए होता है और ये पैरेलल के लिए होता है। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। बात समझ गए, तो हीटिंग के ये जो फॉर्मूले हैं हमें ये 2-3 फॉर्मूले इस तरह से याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कुछ हमारे पास एक दो क्वेश्चन, एक दो फॉर्मूले, मतलब अगर एक दो क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे जरा ध्यान देने की कोशिश करना। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा है ना, कमेंट करके बता दोगे। हम चाहते हैं, देखो मैंने आपसे पहले भी बोल के रखा है कि मैं चाहता हूं कि आपको जो है उस तरह से पढ़ाऊं जैसे जो है आपको कोचिंग पे पढ़ाया जाता है। मतलब इस तरह से नहीं कि लेक्चर मैंने एक कंप्लीट करा दिया और जो है कोशिश करूं कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। मैं चाहता हूं कि आपको ठीक उस तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से आपको एक कोचिंग पे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, बस ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट आकर के बीच में कैमरे में से घुस के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, तो कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आए। ठीक है ना, अपनी साइड से यही कर सकता हूँ मैं। अब बताओ आप मुझे कि इनमें से हीट का फॉर्मूला कौन कौन सा है, बताओ। ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ये फॉर्मूला हीट का है नहीं, आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद बी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये भी हीट का फॉर्मूला है। क्या ये हीट का फॉर्मूला है? नहीं है। क्या ये हीट का फॉर्मूला है? जरा चेक करके देखो, देखो चेक करके देखो, देखो देखना ध्यान से। ये बी की जगह हम क्या लिखते हैं, आई आर। आई की जगह क्या, आई, टी के टी। तो ये भी क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, मतलब ये भी हीट का फॉर्मूला है, ये भी हीट का फॉर्मूला है। इसको चेक करो, क्या ये हीट का फॉर्मूला है? देखो ध्यान से, बी क्यू बाई टी क्या होता है, आई, और टी क्या होता है, टी, यानी कि वी आई टी। ये देखो वी आई टी, मतलब ये भी हीट का फॉर्मूला है, ये हीट का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला हीट का कौन सा नहीं है। बार बार थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए फॉर्मूला बेस्ड, तो वो तो आप कर ही दोगे। मान लो अगर मैंने कह दिया आपसे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम, जिसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, चलिए वो 2 घंटे तक चलती है, T इज इक्वल टू 2 आवर, 2 घंटे तक चलती है। इसके बाद जो इसमें करंट फ्लो होता है आपका जो है ना 10 एम्पियर। तो निकाल दोगे आप, हीटिंग इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगा देना, तो निकाल दोगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है ना, मान लो क्वेश्चन अगर मान लो आपको इस तरह से मिल जाता कि मान लो आपके पास 2 वायर हैं, कितने, आपके पास 2 वायर हैं, 2 वायर्स ऑफ सेम स्पेसिफिकेशन। सेम स्पेसिफिकेशन मतलब सब कुछ सेम है, सेम स्पेसिफिकेशन, लाइक मटेरियल, ठीक है, डायमीटर, लेंथ, लाइक मटेरियल, डायमीटर, लेंथ। ठीक है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन इन पैरेलल, देन इन पैरेलल। 2 वायर हैं, पहले उनको जो है ना सब कुछ सेम है, उनका लेंथ वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, उनको किसमें कनेक्ट किया गया, पहले कनेक्ट किया गया सीरीज में, देन कनेक्ट किया गया पैरेलल में। तो क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड
इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ठीक है ना, मतलब आपको रेशियो निकालना है, पहले आप उनको सीरीज में कनेक्ट करो तब कितनी हीट होगी, पैरेलल में कनेक्ट करो तब कितनी हीट होगी, रेशियो निकाल दो। तो देखो अगर मैं बोलूं कि हीट मतलब सीरीज में जब कनेक्ट होगी तो जो जैसे मान लो दो वायर हैं, एक ये वायर एक दूसरा वायर, ठीक है, इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी क्योंकि हर वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल, सेम डायमीटर है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी R और इसकी रेजिस्टेंस भी R, क्योंकि जब सब कुछ सेम है तो रुकावट भी यानी कि रेजिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है, तो अगर मैं दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2R। जबकि अगर मैं दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, पैरेलल में कुछ इस तरह से, एक ये रेजिस्टेंस यानी कि एक ये दूसरा वाला वायर मतलब हर वायर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी R/2। ठीक है ना, अब लगाओ फॉर्मूला। ठीक, अच्छा एक चीज और इसमें लिख दो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इनको अप्लाइड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंडीशन और दे दी आपको। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि इसको भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया और इसको भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ठीक है, अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस देने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें यह फायदा हुआ कि हमें पता पड़ गया कि हीटिंग में से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, B²/RT वाला लगाना है या I²RT वाला लगाना है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया ना, मतलब दोनों में जो V है वो कॉमन है। क्लियर है? तो मैं लगा दूंगा B²/RT वाला, तो HS की वैल्यू कितनी हो जाएगी B² सीरीज में क्या हो जाएगी, मतलब अच्छा देखो B²/R सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है B²/RT। जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन हो B²/RT, क्या फॉर्मूला B²/RT। सीरीज में इस R की जगह क्या लिखूंगा, 2R, ठीक है, इंटू T। ठीक है, जबकि पैरेलल में क्या लिखूंगा, पैरेलल फॉर्मूला क्या है B² देखो R की जगह क्या लिखूंगा R/2 इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास HP = 2B²T/R। ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर। क्लियर है? मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा HS/HP। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा B²T/2R। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूंगा इसका तो वैल्यूज पलट जाएंगी, कितना हो जाएगा R/B²T 2B²T। ठीक है ना, सॉरी, हाँ जी, इस तरह से। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा, देखो R से R कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो HS/HP का जो रेशियो आ गया वो आ गया मेरे पास 1:4। ठीक है ना, तो मतलब रेशियो कितना आ गया HS रेशियो HP, मतलब हीट जनरेटेड इन सीरीज = 4 टाइम्स ऑफ हीट जनरेटेड इन पैरेलल। मतलब इसमें अगर 1 जूल हीट जनरेट हुई तो इसमें जो है आपकी 4 जूल हीट जनरेट होगी। अच्छा एक चीज और, जूल से मुझे याद आ गया, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख रहे हो इसका मतलब आप मुझे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप H = I²RT निकालते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ने हमें बताया था कि अगर आप इस तरह से हीटिंग होती है तो हीटिंग किस तरह से होगी और आप इसको इस तरह से निकालोगे। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बात समझ में आ पाई आपको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो हीटिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी करंट पर, रेजिस्टेंस पर, ठीक है, और आपके टाइम पे। ठीक है ना, तो सबको मिलाकर कितना बन जाएगा आपका I²RT, मतलब करंट के स्क्वायर पे। ठीक है ना, बात समझ में आ पाई आपको? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि मेरी एनर्जी पहुंच पाए बहुत सारे लोगों पर और मेरे थोड़ा सा आगे बढ़ने में आपका भी कंट्रीब्यूशन जरूर हो। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको किस तरह से समझ में आई। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गाइस। थैंक यू।